सो स्टूडेंट्स, अभी जिस मेथड से हमने सॉल्व किया वो ये रहा। और अगर आपको इसको रिजॉल्वेंट कर्नल की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो पहले इस मेथड में आप पारंगत हो जाइए, उसके बाद इस मेथड को आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये रहा, ठीक है। तो इससे भी आंसर एक्स ही आ रहा है, और जो हमने दूसरा शॉर्टकट मेथड लिया था उसमें भी आंसर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है। एमसीक्यू में यही हमारे पास बेनिफिट है कि हमें किसी पर्टिकुलर मेथड से नहीं चलना, हमें सिर्फ आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझा देती हूँ। आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखो अब क्या है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 को ऑब्जर्व करें तो इसमें इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है और हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो जैसे इसमें था, तो इसमें हमने जब ऑप्शन ऑब्जर्व करे थे तो हमने क्या देखा था कि जो एक्स है केवल इसका कोफिशिएंट चेंज हो रहा है सॉल्यूशन में, इसलिए हमने ए एक्स मान के इसका सॉल्यूशन निकाल दिया गया था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट है ना, मतलब यहाँ पे एक ही पैटर्न में आंसर नहीं है, कोफिशिएंट चेंज नहीं हो रहा, बल्कि जो है x+1 भी है, -x भी है, ठीक है। इसमें ये वाला मेथड जो है सही नहीं बैठेगा, तो हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है इस इंटीग्रल इक्वेशन का, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन मतलब होता है क्या है, जैसे हम बचपन में क्वेश्चन करते थे ना कि x² + 5x + 6 जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम बोलते थे कि x की वो वैल्यूज़, ठीक है, जो अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो वो किसके बराबर आ जाए, अगर इक्वेशन 0 के बराबर आ जाती है तो वो वैल्यूज़ इस इक्वेशन की क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब हम जैसे बोलते थे x = -2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होता था, हम x - 2 रखेंगे इसमें, अगर वो 0 के बराबर आ जाता था तो हम बोलते थे यस, ठीक है, -2 इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, -2 रखने पर LHS = क्या हो गया, RHS हो गया, है ना। इधर भी 0 आ गया, इसको सॉल्व करने पे भी 0 आ गया, = RHS हो गया। इसका मतलब x - 2 इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो हम इसी मेथड को यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है। हम μx को कुछ एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा LHS = RHS आ जाता है तो इसका मतलब जो हमने μx की वैल्यू चूज़ करी है वो क्या होगी, इस इंटीग्रल इक्वेशन की क्या होगी, सॉल्यूशन होगी, ठीक है। देखो तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। देखो यहाँ पे क्या है, μx = रेट हमने क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है। तो ut क्या हो जाएगा, हमारा t हो जाएगा भाई। यहाँ पे ux = x है, तो यहाँ पे x का t रिप्लेस करना है तो क्या हो जाएगा, ut = t हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ux = 5x/6 - 1/t + 1/3 0 to 1 x + t, और μt की जगह क्या हो गया हमारा t, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के साथ t अंदर मल्टीप्लाई होगा dt प्लस ये क्या हो जाएगा t², ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, ये टर्म तो एज इट इज़ रहने, ये टर्म तो एज इट इज़ रहने, ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो x, क्योंकि t के टर्म में t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन होगा t²/2, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 प्लस, ठीक है। फिर ये है t² का इंटीग्रेशन t³/3, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x/6 + 1/9, ठीक है। 1/9 से 1/9 कैंसिल, 5/6 प्लस 5x/6 प्लस x/6 क्या आता है, 6/6 यानी कि x, ठीक है। तो जो हमने एज्यूम करा था, देखो ut की वैल्यू जब हमने इधर रखी तो क्या आ रहा है, वैल्यू x आ रही है, और ux भी हमने क्या माना था, x माना था, तो ux = x इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 19 को भी ट्राई कीजिएगा, वो सिमिलरली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, x + 1/4, ठीक है। हाँ, इन मेथड्स को चलने में ये प्रॉब्लम होगी कि आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। पर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि जैसे जो दो आंसर सिमिलर है, यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ x है, या x+4 है, x - 4 है, ठीक है। तो उन ऑप्शंस को चेक कीजिएगा जो आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए। वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आइडिया आ जाता है कि ये कब कटेंगे, कब कैंसिल होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई एम अगेन सेइंग दैट आई एम हेल्पिंग यू एज मच एज आई कैन, सो प्लीज़ एटलीस्ट लाइक द वीडियो, सो कि मैं आगे भी अपलोड करती रहूँ इसी तरह की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं, ठीक है। देखो मैं इसको समझाने के लिए आपको एक इक्वेशन लेती हूँ। तो y(x) = हमारे पास f(x), ठीक है, प्लस लैम्डा, यहाँ ले लिया मैंने a to b e⁻ (x) और yt dt, ठीक है। कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन है, मैंने
एज्यूम किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन वन और बोथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम इनफाइनाइट। वो क्या कह रहा है, अगर मैं अपर और लोअर लिमिट में से किसी भी एक को इनफाइनाइट रख देती हूँ, या मैं दोनों लिमिट को क्या रख देती हूँ, इनफाइनाइट रख देती हूँ, ठीक है। इस इंटीग्रल इक्वेशन में अपर या लोअर लिमिट में से एक इनफाइनाइट हो जाए या फिर दोनों लिमिट इनफाइनाइट को चले जाए, ठीक है। और व्हेन द कर्नल बिकम्स इनफाइनाइट, ठीक है, एट वन और मोर पॉइंट विद इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें दूसरे एग्जाम्पल समझाती हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 to x 1/x माइनस टी स्क्वायर वाई टी डी टी। सपोज इट ये दूसरी इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है। अगर वो क्या बोल रहा है कि और कर्नल बिकम्स इनफाइनाइट एट वन और मोर पॉइंट विद इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। देखो अगर यहाँ पे आप अपर लिमिट रखोगे, ठीक है, इस कर्नल में, ये कर्नल है, ठीक है, ये क्या है, कर्नल है। इसमें अगर हम क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि 1/0, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। तो यही कह रहा है वो कि अगर हमारे इंटीग्रल इक्वेशन में अपर या लोअर लिमिट में से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए या बोथ इनफाइनाइट हो जाए, या फिर अगर हम अपर और लोअर लिमिट में से किसी को कर्नल में रखेंगे और कर्नल की वैल्यू कहाँ चले जाए, इनफाइनाइट में चले जाए, तो इस टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सी। सो क्वेश्चन नंबर 22 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, खैर ये प्रॉब्लम तो आपको आती होंगी, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत बारी जो है डील किया है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। एक होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एक होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे हम dy/dx करते हैं, ठीक है। इसमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है, ठीक है। अब देखो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें सपोज है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू किसी सेम पॉइंट पे गिवन होती है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू और जो उसका डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू किसी सेम पॉइंट पे गिवन होती है, जैसे आपने कई क्वेश्चन में देखा होगा y0, y'0, ऐसा आपको किसी क्वेश्चन में दिया होगा। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर नोन एज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, देखो बाउंड्रीज पे हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो इनिशियल बाउंड्री कुछ और होगी और फाइनल बाउंड्री कुछ और होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेरिवेटिव होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू और जो उसका डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू हमें किन अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होते हैं, गिवन होती हैं, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होते हैं, गिवन होती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 21 और 20 क्वेश्चन नंबर 22 और 23 इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो देखो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, एक ही पॉइंट पे गिवन है। तो जब आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप सॉल्व करते हैं, तो आप कहाँ पहुँचेंगे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप इंटीग्रल इक्वेशन, तो ये कहाँ बनता है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। देखो ए की वैल्यू गिवन है ना आपको, तो इंटीग्रेशन की लिमिट ए से जाएगी और दूसरी तो अननोन है, तो क्या जाएगी, एक्स, ठीक है। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में देखो आपको दोनों पॉइंट्स गिवन है, तो ये कहाँ जाएगी, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन पे पहुँचेंगे, फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे जाएगी, ए से बी, दोनों कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें यही पूछा है हमें कि व्हेन एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू बी सॉल्व अंडर द कंडीशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव एट द सेम वैल्यू, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव को सेम वैल्यू पे दिया गया है हमें, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक्स की वैल्यूज है ना जो हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। देन द प्रॉब्लम इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे हम इसको, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। जो 23 था, व्हेन एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू बी सॉल्व अंडर कंडीशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव एट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम देख रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए है, उसके डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू जो बी पे गिवन है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का भी आंसर सी है और 22 का आंसर भी क्या है, सी है। सो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो उसमें मैं बताना था कि इनमें से कौन सी अबेल्स इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ध्यान रखना कि अबेल्स इक्वेशन जो है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन का फॉर्मेट होती है, ठीक है। अबेल इक्वेशन इज अ एग्जांपल ऑफ अ सिंगुलर इंटीग्रल
क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 24 का आंसर है, ठीक है। 25 क्या है, 25th क्वेश्चन है, इफ़ सी इज़ अ रेगुलर कर्व देन विच वन इज कॉची टाइप इंटीग्रल, ठीक है। ये हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, अ कर्नल के एक्स इज सेट टू बी सेपरेबल इफ इट कैन बी रिटर्न एज, ठीक है। देखो सेपरेबल कर्नल क्या होता है, जब हम उसको कैसे लिख सकें, फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ टी के प्रोडक्ट के रूप में अगर हम इसे लिख सके तो वो क्या होता है, कर्नल किस टाइप का कर्नल होता है, सेपरेबल कर्नल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास साइन एक्स प्लस टी है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम साइन एक्स प्लस टी को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस टी और क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। तो हम इसको देखो अलग अलग जो है एक्स का टर्म, एक्स का फंक्शन अलग है, टी का फंक्शन अलग है। तो अगर हम इस टाइप से जो है अपने कर्नल को लिख सकें तो उस टाइप का कर्नल क्या होता है, सेपरेबल कर्नल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द आइगन फंक्शन ऑफ अ सिमेट्रिक कर्नल करस्पॉन्डिंग टू अ डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर, ठीक है। ये क्या होता है, ऑर्थोगोनल। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिमेट्रिक कर्नल, ठीक है। तो आप इसको ढंग से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज अ फंक्शन यू एक्स इज सेट टू बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो इसका आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 था, ग्रीन फंक्शन यूज टू कन्वर्टिंग एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम कंसिस्टिंग ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बाउंड्री कंडीशन इनटू एन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 था, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना था कि यू डबल डैश इज इक्वल टू 0 है और हमें क्या दी गई है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना था। तो इसका आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर ए। मैं इसको आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में दे देती हूँ। सो ये इसका सॉल्यूशन है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ये रहा इसका। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।